क्लासिकल मैकेनिक्स को लास्ट क्लास में हमने जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में जो है हमने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर हम जो है थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इन लैग्रैंजियन मैकेनिक्स एंड इन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन जो है हमारे जो है स्टडी के पार्ट रहेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के आगे। अभी जो है जैसा कि हमने जो है कल भी बताया था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी स्टार्टिंग होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। जनरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट माने जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्कूल लेवल पर भी जो है पढ़ाए जाते हैं और ऑलमोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है स्कूल लेवल पर हम जो है स्टडी कर चुके होते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर भी हम जो है फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे या थोड़ा सा जो है ब्रीफली इनको जो स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉज को। और इसके अलावा और दूसरी जो क्लासिकल जो टॉपिक्स होते थे जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और इन क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन वगैरह, तो ये सारा जो है ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफली जो है फिर से हम जो स्टडी करने वाले हैं। और जो है ये हम करेंगे फॉर ए सिंगल पार्टिकल, नॉट फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हमारा डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो, सेंटीमीटर रेंज का हो, ज़्यादा और नैनोमीटर और पिकोमीटर में हम नहीं जा सकते यहाँ पर, क्योंकि वो फिर वो क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है और वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल जो है अप्लाई नहीं होते, वहाँ पर अलग से क्वांटम थ्योरी चलती है। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। एक लार्ज ऑब्जेक्ट को भी हम जो एक पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा भी है छोटी अपने 11th-12th क्लासेस के अंदर। ए मूविंग कार इज़ ए पार्टिकल, मूविंग अर्थ इज़ पार्टिकल। यानी कि जब हमें बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है इतना इंटरेस्ट ना हो तो हम उस बॉडी को क्या मान सकते हैं, एज ए पार्टिकल मान सकते हैं। यानी कि बॉडी के साइज़ का उसके मोशन से कोई लेना देना ना हो, इस तरीके से कह सकते हैं। मोशन के ऊपर उसके साइज़ का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो तो हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि फॉर ए सिंगल पार्टिकल जो है हम ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उनको एक बार फिर से ब्रीफली जो है रिवाइज करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सभी को जो है आई थिंक पता होगा, वेरी वेरी फेमस लॉ। और इसको मैं जो है लिखता हूँ ऐसे कि इफ f इज इक्वल टू 0, अगर f 0 है तो क्या होगा, देन सर्टेनली एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगी, 0 मिलने वाली है। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो उस पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, 0 ही होगी। और इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है देन डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स कितना है, 0 है। और इसी बात को जो है थोड़ा सा वर्ड्स में कैसे बोला जाता था, ए बॉडी, ए पार्टिकल और बॉडी वांट्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और इन ए यूनिफॉर्म मोशन और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अनटिल और अनलेस एक्सर्टेड बाय सम एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये जो बात है, ठीक है, स्टेटमेंट को हम जो वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर फोर्स 0 है तो उसमें एक्सेलरेशन भी कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहेगी, अगर उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है तो। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो ये दोनों तरीके से जो स्टेट की जा सकती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये हमेशा ही ठीक नहीं होता है। यानी ये स्टेटमेंट हमेशा ठीक नहीं है, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि हमारे पास जो है ये कार है, इट इज कार and it is moving with an acceleration a in forward direction.
यहाँ पर एक ऐसे करके बॉब या पेंडुलम कुछ भी लटका हुआ है और यहाँ पर एक पैसेंजर यानी कि पर्सन बैठा हुआ है। जब ये कार चलेगी तो ये जो है इधर आएगा, जैसे कार चलेगी ये पेंडुलम जो है पीछे आएगा। दिस इज़ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमने सभी ने जो है देखी हुई है। अब क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं इस पर्सन की, इस वाले जो है पर्सन की, तो इसमें इसको इस पोर्शन को मैं जो है रब कर देता हूँ, क्योंकि अब ये हमारा पेंडुलम जो है या ये बॉब है ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस पर्सन को क्या लग रहा है कि अभी कार चलने के बाद ये यहाँ पर आकर के ठहर चुका है बॉब, ऐसे ऐसे यहाँ पर आकर के ठहर चुका है। इट मीन्स फॉर दिस पर्सन दिस इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये किसमें है, रेस्ट में है। अब अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसके लिए, इसके अंदर मतलब इस आदमी के लिए, इस पर्सन के लिए इस बॉब के अंदर एक्सेलरेशन कितनी है, 0, ठीक है, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। लेकिन इसी पर्सन के लिए जब हम फोर्स निकालते हैं, इस पर लगने वाले फोर्सेस तो कौन कौन से आएंगे, वन इज फोर्स ऑफ टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन का फोर्स, एंड दूसरा जो है इसका अपना वेट mg विच इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इस पर्सन के लिए जो है इस पर लगने वाले दो फोर्स कौन से होंगे, टेंशन का फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये दो फोर्स होंगे और इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, दैट विल बी एफ नेट फोर्स रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक फोर्स इधर हो गया, एक जो है थोड़ा सा कुछ ऐसे लगा लो, ये mg हो गया, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। इट मीन्स इस पर्सन के लिए, जिसके लिए कि ये रेस्ट में है, इस पर्सन के लिए जो कि ये बॉडी रेस्ट में है, उसी के लिए, उसी पर्सन के लिए, उसी आदमी के लिए इसके इस बॉब के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर हमारी एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन हो रहा है उल्टा, ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक्सेलरेशन तो 0 है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 नहीं है, नेट फोर्स आ रहा है कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इसका ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज 0 बट नेट फोर्स इज नॉट 0। तो ये तो जो है वायलेशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 0। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, एक्सेलरेशन 0 है लेकिन फोर्स 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर न्यूटन का जो ये लॉ है, इट इज़ नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और ये सच्चाई भी है कि इट इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस पर्सन। और ये पर्सन कैसा है, इट इज सिटिंग इन ए कार विच इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, मीन्स दिस पर्सन इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को जो हम जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते थे कि एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल कौन से होते थे, विच आर मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। और इनर्शियल कौन से होते थे, विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये पर्सन, इसके साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड है वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसके लिए हमने देखा कि ये न्यूटन का लॉ जो है वो वैलिड नहीं हुआ है। इट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। It is valid only for inertial frame of reference, not for the non-inertial frame of reference। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसने जो है क्लासिफिकेशन दे दिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का, कि जहाँ पर वो वैलिड होगा, जहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, उनको हम बोल देंगे दैट आर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है, उनको हम बोल देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, वो हमें एक आइडिया देता है, एक क्लासिफिकेशन देता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का, कि वी मस्ट हैव टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, वन इन विच लॉ इज वैलिड एंड अदर इन विच लॉ इज नॉट वैलिड।
in the frame of references in which the law is valid are known as the inertial frame of references, and the frame of references in which this law is not valid are known as the नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और इसके बाद जो सेकंड लॉ आता है उसका भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म F इज इक्वल टू ma, यही होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और ये अपने आप में सेकंड लॉ को डिफाइन भी करती है कि व्हेनेवर देयर इज एक्सेलरेशन देयर विल बी फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी और पार्टिकल। लेकिन ये जो लॉ है ये भी तभी वैलिड होता है, यानी कि वैलिड होने का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स, नेट फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ठीक है, ये कब होगा, ये तभी होगा जब हमने उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर किया है या देखा है। लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है ये कौन बताएगा, ये फर्स्ट लॉ बताएगा। जहां पर वो वैलिड होगा वही इनर्शियल, और जहां पर वो वैलिड नहीं होगा वही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो बेसिकली जो है फर्स्ट लॉ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि हम उससे फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ निकाल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सेकंड लॉ कहाँ वैलिड होगा और कहाँ नहीं होगा इस बात की नॉलेज हमें फर्स्ट लॉ ही देता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ही ये डिफाइन करता है कि कौन इनर्शियल है और कौन नॉन इनर्शियल है। और उससे पता लगने के बाद हम जो है तभी क्या करेंगे, तभी तो हम जो है जब हमें पता लग जाएगा भाई हमें इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तभी तो हम ये इक्वेशन लगाने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन कहाँ वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल में ये वैलिड नहीं है, और नॉन इनर्शियल और इनर्शियल का पता कौन देगा, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ तो है ही, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट गिव्स ए क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के एग्जांपल्स जो है और भी, जैसे सर्कल है, सर्कल में जो है कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है, कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो उस पार्टिकल से जो, जैसे यहाँ पर इस पर्सन से जो अटैच्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज नॉन इनर्शियल बिकॉज इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. Similarly, when a person or a particle is moving in a circle, the frame of reference attached with that particle or the person is again non-inertial because circular motions are always accelerated motion. Circular motions are always accelerated motion, क्योंकि ये हमने जो है अपने स्कूल लेवल पर पढ़ा हुआ है कि whenever there is a particle and it is moving in a circular path, सर्कुलर पाथ पर जब घूमता है तो उसके पास दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक्सेलरेशन के। वन इज अलोंग द टेंजेंट विच इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड अदर इज अलोंग द रेडियस विच इज नोन एज द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको बोल देते हैं, इसको हम AC लिख लेते हैं। ठीक है, AC। अब ये जो है ये वाली जो एक्सेलरेशन है हो सकता है ये ना भी हो, बिकॉज ये डिपेंड करती है इस पार्टिकल की स्पीड के ऊपर। स्पीड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। ठीक है, दैट इज स्पीड। भाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 6 हो गई, यहाँ पर 7 हो गई, तो हम कहेंगे देयर इज चेंज इन स्पीड, सो देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अब इसको जो है हम हटा सकते हैं, कैसे, हम जो है इसको 5 से घुमा सकते हैं, 5 वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम कहेंगे देयर इज नो जो है चेंज इन स्पीड, सो देयर मस्ट दिस 80 कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में दोनों चीज आती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज t, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी। लेकिन इसका क्या, ये क्यों आ रही है, दिस इज ड्यू टू दी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। मान लें यहाँ से, चलो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर डायरेक्शन ये थी वेलोसिटी की, और यहाँ पर ये है डायरेक्शन वेलोसिटी, सो देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन डायरेक्शन देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये रहेगी ही रहेगी सर्कुलर मोशन में, इसके बिना सर्कल नहीं हो सकता, और ये रहेगी
तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा दैट विल बी ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अर्थ की बात करते हैं, अर्थ भी तो सर्कल में घूमती है और अर्थ भी तो रोटेशन करती है, तो और सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अर्थ से तो दूर हो नहीं सकते। कम से कम लेबोरेटरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं दैट इज, और हम अगर मान लें ऑब्जर्वर हैं, तो हमारे साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड होगा दैट विल बी ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ एंड अर्थ इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ वाले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं। ठीक है, तो क्या कहीं पर भी हमें जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं देखने को मिलेगा? तो एक्चुअल में तो अर्थ के ऊपर तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हम अर्थ से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अटैच्ड होते हैं उनको इनर्शियल ही मानते हैं। उसका कारण ये है कि अर्थ की जो स्पीड है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अर्थ के साथ अटैच्ड होंगे दैट कैन बी ट्रीटेड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। एक और बात होती है इसके अंदर, मैं उसमें जो है नहीं जाऊंगा कि भाई फिर हम कैसे, अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सेकंड लॉ लगाना हो तो क्या करेंगे? फिर एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था बताना कि फर्स्ट लॉ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है दैट इज ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, तो जहाँ ये वैलिड वहाँ वो जो है इनर्शियल, जहाँ ये वैलिड ना वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा।